गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 508 यूनिट 10 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न देख चुके हैं। आज इस दूसरे प्रश्न में शारीरिक शिक्षा में निरूपण विधि का वर्णन करें, यानी शारीरिक शिक्षा में निरूपण विधि क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए, निरूपण विधि मतलब होता है अनुकरण के द्वारा अधिगम। अनुकरण मतलब क्या है? दूसरों को देखकर सीखना। दूसरों को देखकर सीखना। मान लीजिए, चूंकि ये शारीरिक शिक्षा है, तो शारीरिक शिक्षा से संबंधित कोई काम, कोई दूसरा, यहाँ राम कोई दूसरा व्यक्ति है जो यहाँ कोई काम कर रहा है। यहाँ कोई बच्चा है जो इसे देख रहा है और इसे सीख रहा है। देखने के बाद इसे सीख गया, अभ्यास यह करता है, करने का प्रयास करता है, तो इसी को हम कहेंगे शारीरिक शिक्षा में निरूपण विधि के द्वारा अधिगम। बात समझ में आया कि निरूपण विधि मतलब हुआ दूसरों को देख करके सीखना, उसको फिर से करना, अपने मन में सोचना, अपना वो जो कौशल है उस कौशल को सीख जाना, आपका निरूपण विधि है। देखिए, मैं यहाँ क्या लिखा हूँ। निरूपण विधि अनुकरण के द्वारा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अनुकरण के द्वारा अधिगम यानी देखकर सीखने वाले सिद्धांत पर आधारित है। एक गतिविधि या कौशल का एक आदर्श निरूपण मानसिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। एक गतिविधि या कौशल, कोई भी गतिविधि ले लीजिए या एक कौशल ले लीजिए, का एक आदर्श निरूपण मानसिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई गतिविधि हो रहा है और यहाँ कोई स्टूडेंट है, इस गतिविधि को देख रहा है। यदि यह गतिविधि उसे पसंद हो गया, तो क्या करता है कि इसका मानसिक उत्प्रेरणा हो जाता है। इस काम को करने के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, इस काम को करने के प्रति रुचि बढ़ जाती है और मन ही मन सोचने लगता है, इसे काम करने के लिए सोचता है और इसका अभ्यास करने लगता है। इसका अभ्यास के लिए एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। जब क्रिकेट लोग खेलते हैं, अब बच्चे क्रिकेट देख रहे हैं, उसका जो पसंदीदा प्लेयर है, जिस तरह का वो शॉट मारता है, बच्चा टीवी के सामने खड़ा होकर के अपना हाथ पैर उसी तरह से चलाने का कोशिश करता है, उसी तरह का अभ्यास करने का कोशिश करता है। यहाँ पर अनुकरण हो रहा है, इसलिए इसको हम शारीरिक शिक्षा में निरूपण विधि कहेंगे। अब देखिए, इसका अच्छाइयाँ क्या है या इसका क्या लाभ है निरूपण विधि से। यह गतिविधि का निरूपण एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत होता है। यहाँ पर जो गतिविधि है, यह गतिविधि प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत होता है। यह निरूपित कौशल का एक मानसिक प्रतिबिंब बनाने में छात्रों की सहायता करता है। जो भी निरूपित कौशल था, उस कौशल का स्टूडेंट के मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है। स्टूडेंट के दिमाग में एक मानसिक प्रतिबिंब, एक छाप बन जाता है और उसके अनुसार वह अभ्यास करना चाहता है। जैसे मैं अभी बताया कि यहाँ पर क्रिकेट का खिलाड़ी को देखकर बच्चे के मन मस्तिष्क में उस तरह का एक प्रतिबिंब बन जाता है और जब वह अपना खेल के मैदान में जाता है तो उस तरह का शॉट मारने का कोशिश करता है। वह उस खेल को, उस समय के कौशल को वह याद करता है, रिमेम्बरिंग करता है और ध्यान में रख करके जो उसका दिमाग में एक प्रतिबिंब बना हुआ था कि इस तरह से हाथ को आगे बढ़ाया, शरीर के कंधे को आगे बढ़ाया, जो भी कुछ किया, उस तरह से वहाँ पर उस तस्वीर को मन ही मन, उसके जो मस्तिष्क में तस्वीर छपा हुआ, उस तस्वीर को देखता है और उस तस्वीर के जैसा अभ्यास करने का कोशिश करता है। यह गतिविधि या कौशल की स्पष्ट तस्वीर संचारित करने का सबसे सामान्य और प्रभावी साधन प्रदान करती, जो मैंने बताया।
निरूपण विद्यार्थियों के समक्ष निष्पादन के लिए मानक निर्धारित करता है। निरूपण जो है विद्यार्थियों के समक्ष निष्पादन, कोई भी काम को पूरा करने का मानक निरूपित करता है। इसमें खराबियां क्या है, बुराइयां क्या है? एक खराब तरह से किया गया निरूपण गलत गति कौशलों के विकास को नेतृत्व दे सकता है। मान लीजिए आपने कोई एक एक्शन को देखा और उस एक्शन का दिमाग में आपका प्रतिबिंब बन गया, लेकिन जो यह आपने दिमाग में प्रतिबिंब बनाया वह सही तरह का काम नहीं था, सही तरह का कौशल नहीं था, सही तरह जिस तरह से होना चाहिए उस तरह। अब आप उसका बार बार अभ्यास कर रहे हैं उसी तरह से, तो आपका भी तो गलत सीख गए। आप क्या सही सीखे? नहीं, आपने गलत सीख गया। यदि आपने उसका अनुकरण किया, गलत चीज का अनुकरण किया और गलत तरह से अभ्यास किया, तो आप जो सीखे वह गलत सीखे, गलत गति कौशल को सीख गए। जिस तरह से होना चाहिए सही, उसको नहीं सीख पाए, क्योंकि यहां पर अनुकरण हो रहा है। आपको कोई बताने वाला तो नहीं है कि ऐसे ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरा है इसकी निश्चित कौशलों का निष्पादन करने की सीमाएं, जैसे ऊंची कूद में शरीर की स्थिति, जिम्नास्टिक में समर लास्ट की स्थिति आदि। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें ही यह लागू हो सकता है, हर जगह इसको लागू नहीं कर सकते, निश्चित सीमा है। एक दूसरा प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं, व्यायाम क्या है? या व्यायाम क्या है? दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट कर दे लाइक। चूंकि मैं इस वीडियो में 5000 टारगेट लाइक्स तो रखा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं भी आशा रखता हूँ कि आप लोग मुझे लाइक का बटन देंगे। और आपका लाइक का बटन जैसे आता है ना, मेरे दिल में क्या गजब की हलचल मच जाती है। आप लोगों का लाइक देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। आपका कमेंट पढ़कर, मैं प्राय सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, भले मैं रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन कमेंट पढ़ता हूँ। और आप लोगों का कमेंट जो आप लोग लिखते हैं, बहुत अच्छे सर, इसको करिए सर, ऐसा हो रहा है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिसमें ज़रूरत होता है, नहीं मुझे यहाँ पर रिप्लाई करना चाहिए, वहाँ पर रिप्लाई करता भी हूँ। चलिए हम लोग व्यायाम के बारे में, व्यायाम शब्द तो सब लोग सुने हैं और प्रायः सब लोग जानते हैं कि व्यायाम करना चाहिए शरीर का तंदुरुस्ती रखने के लिए, शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए, शरीर को बीमारी से बचाने के लिए व्यायाम को करना चाहिए। तो आज व्यायाम किताब में क्या लिखा हुआ है, व्यायाम के बारे में क्या लिखा हुआ, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। व्यायाम सामान्य समूह गतिविधियां हैं जिसमें सम्मिलित मुक्त हस्त गतियां लय या बिना लय के निष्पादित होते हैं। जो भी व्यायाम है ये सामान्य तरह का एक समूह गतिविधि है और इसमें या तो लय के द्वारा पूरा करिए या बिना लय के साथ पूरा करिए। लय को हम लोग जानते हैं कि लगातार, जो बीच में टूटता नहीं है, जो रुकता नहीं है, वो लय हुआ। तो आप इसको तोड़ करके या रुक के कर सकते हैं या लगातार कर सकते हैं। प्रारंभ में व्यायाम सैन्य प्रशिक्षण के लिए हुआ करता था। शुरुआती दिनों में व्यायाम केवल सैनिकों के लिए हुआ करता था। सैनिकों को फिट रखने के लिए, सैनिकों को माने फुर्ती रखने के लिए व्यायाम का प्रयोग किया जाता था, लोगों से व्यायाम करवाया जाता था, सैनिकों से। लेकिन प्राचीन काल का जो महान चिकित्सक था ग्रीक का, उसने आपका स्वास्थ्य विकास के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम को अच्छा माना था। व्यायाम एक सामान्य सामूहिक शरीर की गतियां हैं। व्यायाम क्या है? एक शरीर का गति है। हम लोग हाथ पैर ऊपर नीचे करते हैं, पैर मोड़ते हैं, हाथ नीचे झुकते हैं, व्यायाम तो सब लोग करते हैं। कभी हल्का हल्का दौड़ते हैं, तो ये सब व्यायाम है। यानी शरीर का क्या है? व्यायाम शरीर की गतियां हैं। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में इसका महत्व समस्त विश्व में 2 कारणों से स्वीकृत किया गया है। यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में भी कहता है कि व्यायाम करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय में? क्योंकि वे सबसे निरूपणात्मक मूल्य और जो बच्चे द्वारा समूह में किए जाते हैं, आंखों को तृप्त कर देते हैं। दूसरा, अधिक संख्या में व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक है जो एक बतलाने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइन में लग करके कर रहे हैं, यानी एक शिक्षक के द्वारा सभी को करवाया जा सकता है। निरूपित है, मैंने देखकर सीखने वाला चीज़ है। अभ्यास के समय व्यायाम आसानी से सीखें, निरूपित या निष्पादित किए जाते हैं। एक अकेला शिक्षक संगठनात्मक और निदात्मक स्तर पर अधिक संख्या में विद्यार्थियों को बिना कठिनाई के पढ़ाव नियंत्रित कर सकता है। यहाँ पर
एक ही शिक्षक बहुत सारे लोगों को व्यायाम सिखा सकता है। व्यायाम सर्वोत्तम अनुकूलन अभ्यास है जो सेना या एनसीसी कैंप में सैनिकों या कैडेट्स के अनुकूलन और वार्मिंग अप के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि व्यायाम लोगों के लिए ही नहीं, सेना के लिए भी, एनसीसी कैडेट के लिए भी, सभी के लिए एक अनुकूल यानी इसके फायदेमंद के लिए होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मैं यहाँ पर आपको 508, 509, 510 और CTET की पूरी तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलें। बेल आइकन बटन दबाया हुआ रहेगा तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।